जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। ये गैप्स क्यों है यहाँ पे पीछे? सब आगे आ जाएं, पीछे जो बैठे। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं चल रही। धन्यवाद दिशा फाउंडेशन का, मिलेनियम स्कूल का और जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि आप सबको अलग अलग एक्सपर्ट्स आके दूसरे अलग अलग टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, ताकि आप फ्यूचर में अपने करियर में, अपने लाइफ में डिसीजंस ले पाएँ, जिससे आप भारत को उस दिशा में ले जाए जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। तो इस प्रकार के फोरम्स का होना और ये शहर में मैं 2012 तक था, तो इसका इम्पोर्टेंस आपको तभी समझ आएगा जब आप दूसरी मेट्रो सिटीज़ में जाते हो। जब G20 समिट हुआ और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, इसको दिल्ली के बाहर हम बाकी इतने शहरों में लेके जाएंगे G20 समिट को, तो आप समझ सकते हैं 2014 से पहले का भारत का पोजीशन क्या रहा होगा वर्ल्ड ऑर्डर में, कि इवेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली फोकस रहते थे। और इवेंट्स दिल्ली फोकस रहने के पीछे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट का उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है कि ऐसा क्यों करना है और क्यों दूसरे प्रदेशों को आगे नहीं आने देना है, क्यों ये खाई रखनी है सिटीज़ के बीच या कैपिटल्स के बीच या मेट्रो सिटीज़ के बीच। तो ये एक ग्लोबल लेवल डिसीजंस होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, ताकि फिर उसको विक्टिमहुड क्रिएट किया जाए और फिर एक नया और एक सर्कस निकलता है अलग अलग डिमांड्स लेके। जैसे आपको पता है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में जब मैं बात करता हूँ कि हमारा पूरा आर्किटेक्चर जो है वो सीधा हमने वेस्टर्न टेम्पलेट से कट कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। क्या होता है वेस्टर्न टेम्पलेट में? उसमें सिर्फ मैन फैक्टर पे उनका फोकस है। क्या फोकस है? कि मेरे को जॉब करनी है इस सिटी में, मुझे फटाफट से बिल्डिंग खड़ी कर देनी है ताकि मैं जल्द से जल्द जॉब के लिए जा पाऊँ। और कोई फोकस नहीं है कि कितने एनिमल्स मारे जाएंगे, बर्ड्स मारे जाएंगे, कोई फोकस नहीं एनवायरनमेंट का, कुछ भी नहीं। जबकि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल क्या बोलता है कि पहले अगर आपको मनुष्य के लिए कुछ रहने का जगह बनाना है तो सबसे पहले वाटर सप्लाई देखना है, फिर फूड सप्लाई देखना है, फिर मिनरल सप्लाई देखना है, फिर बर्ड्स लाइफ देखना है, फिर एनिमल्स का देखना है, फिर प्लांटेशन का देखना है। उसके बाद फिर आप अपना कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के हिसाब से जाएंगे तो वो पूरा सर्कस नहीं निकलेगा क्लाइमेट एक्टिविज्म वाला, फिर वो एनिमल राइट्स वाला सर्कस नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं? तो ये अब्राहमिक इकोनॉमिक्स मॉडल में किसी की गिनती नहीं हो रही है, सिर्फ पैसे का वेपनाइजेशन होता है, इमीडिएट कंस्ट्रक्शन होता है। वेस्टर्न टेम्पलेट कट कॉपी पेस्ट किया। इसलिए आप देखते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ भी हमने वेस्टर्न टेम्पलेट को कट कॉपी पेस्ट करके कंस्ट्रक्शन कर रखा है, वहाँ पॉश एरिया में पहले पानी भर जाता है या पानी बंद होता है तो भी पॉश एरिया का पहले बंद हो जाता है। तो ये 3-4 साल बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, इसमें तो हमें एनवायरनमेंट को भी देखने का था, फिर क्लाइमेट का भी देखने का था, फिर टेम्परेचर का भी देखने का था। तो जब कभी हम वेस्टर्न टेम्पलेट को हमारे जीवन में कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ना सिर्फ इसमें, एजुकेशन से लेके गवर्नेंस की हर एक जगह। तो ब्रिटिशर्स जब कॉलोनीज अपनी छोड़ के गए तो कॉलोनीज ऐसे छोड़ के गए, पूरी कॉलोनीज वर्ल्ड वाइड उन्होंने जॉब मॉडल में कन्वर्ट करवाई। ध्यान रहे, मैं 400 साल पहले की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड वाइड सारी ब्रिटिश कॉलोनीज को जॉब मॉडल में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि जॉब मॉडल वाली ही वो इकोनॉमी है जो परपेचुअल गरीबी वाली इकोनॉमी है। क्योंकि जॉब मॉडल में कभी कोई रिसर्च और इनोवेशन होना ही नहीं है। जॉब जाने वाला क्यों ओरिजिनल रिसर्च करेगा? उसको लग रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट है, उसका एम्प्लॉय देखेगा अगर कुछ रिसर्च करना भी है तो एक पूरी सिविलाइजेशन जो रिसर्च और इनोवेशन बेस्ड, एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड वाली इकोनॉमी थी,
उसको गरीब इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए जॉब मॉडल में ले जाया गया और उसके लिए क्लासरूम का आविष्कार हुआ कि 4 दीवारी में हम कैसे इन लोगों को पैक कर दें 15-20 साल तक, तो इससे बाहर जो आउटपुट निकलेगा वो इतना बेवकूफ निकलेगा 23-24 साल बाद कि वो कुछ भी करने लायक नहीं है सिवाय जॉब इंटरव्यू देने के। और प्रूफ इसका प्रमाण ये है कि पेरेंट्स जब खुद स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, मतलब पेरेंट्स को तो पता है कि एजुकेशन सेक्टर जो है पूरा कोलैप्स हो चुका है, ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, ये पेरेंट्स को पता है, क्योंकि उसको अपना बच्चा पैसे लगाने लायक लग ही नहीं रहा, तभी तो वो स्टॉक मार्केट में पैसे लगा। समझ रहे हैं कि क्यों ये जॉब मॉडल कैसे स्थापित हुआ। तो क्लासरूम में मेमोरी बेस्ड टेस्ट हो रहा है, 3 घंटे की एग्जाम देके। ब्रिटिशर्स ने ये क्यों किया? ब्रिटिशर्स ने ये इसीलिए किया क्योंकि इन्वेडर्स आने से पहले भारतीय महिलाएं विश्व के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में आती थी। इंडियन वुमेन वर द रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑन अर्थ। 3 सेक्टर तो क्लियर है जो मेरे टॉक्स में मैं बताता हूं, जो इंडियन वुमेन डोमिनेट करती थी पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्पाइसेस, 3 इंडस्ट्री सेक्टर्स पूरी की पूरी इंडियन वुमेन डोमिनेट करती थी इन्वेडर्स आने से पहले। तो अब वुमन को ही फोकस बना के पूरी सोसाइटी को जॉबर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मेमोरी टेस्ट हो रही है। बिकॉज मेमोरी इज मोर ऑफ अ फेमिनाइन नेचर, इट इज नॉट मैस्कुलाइन नेचर। तो रैंक्स गर्ल्स के आने ही है। समझ रहे हैं? तो वो जानबूझ करके गर्ल्स और बॉयज को साथ में बिठा के को एजुकेशन लेके आए, इक्वालिटी के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी को जॉबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बताया ये गया कि एक मार्कशीट दी जाएगी, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। नेचुरल ह्यूमन बॉडी 1 या 2 चीज की एक्सपर्ट होती है, तो जानबूझ करके आपको हैमर किया जा रहा है 10-15 साल तक, भाई तुम्हारा बेटा इस चीज में अच्छा नहीं है, तो 15-20 साल तक तुम फोकस करो जिस चीज में आप अच्छे नहीं हो, फिर 40 साल तक HR वाला ढूंढता रहेगा तुम किस चीज में अच्छे हो। दैट इज द सिस्टम। अभी वो चाह रहे हैं कि यही सिस्टम कंपनीज में कंटिन्यू रहे, तो कंपनीज में आपको एक डेस्क पे बिठाया जाएगा, टेबल पे, और उस पूरे डिपार्टमेंट का खाली 5% वर्क आपको दिया जा रहा है। वही 5% वर्क तुम पूरा 10 घंटा घड़ी घुमाओ। मतलब मार्केट के बारे में तुमको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए कि मार्केट कैसे ऑपरेट होता है। तो जिस प्रकार 15-20 साल क्लासरूम में आपको कैद कर दिया और मार्केट का पता ही नहीं लगा, बिल्कुल वैसे कंपनीज आपको कैद कर देती है एक डिपार्टमेंट के सिर्फ 5% वर्क में। मतलब वो डिपार्टमेंट भी पूरा आप नहीं सीखोगे। अब कोई अगर ज्यादा स्मार्ट निकला और मार्केट समझ भी लिया, तो कंपनीज ने तय करके रखा है कि हर तीसरे साल इसको अननोन सिटी में ट्रांसफर देना है। अगर गलती से आपने मार्केट समझ लिया तो ये इन्होंने प्रावधान कर रखा है। तो ब्रिटिशर्स जब उन्होंने देखा कि ये एक ऐसी इनोवेटिव सोसाइटी है जहां पे सारे के सारे एंटरप्राइजिंग है और सिर्फ जिसके हाथ पैर कुछ गड़बड़ है या दिमाग से वो सीख नहीं पा रहा है, सिर्फ वो लोग जॉब करते हैं इस कंट्री में। जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने ये तय किया कि एक पूरा बाबूडंग क्रिएट करके जाएंगे, कॉलोनीज में छोड़ के जाएंगे ऐसा बाबूडंग कि लॉयर अगर बनाया है मैंने, तो लॉयर खुद अपना डोमेन डिस्ट्रॉय करके ही पैसे बना सकता है। मतलब अगर केस सॉल्व हो गया तो उसको फीस नहीं मिलेगी, अगर क्राइम सॉल्व हो गया तो पुलिस को बजट नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर, अगर ट्रीटमेंट हो गई पेशेंट की तो डॉक्टर को फीस नहीं मिलेगी। तो हर एक जॉब ऐसे क्रिएट किए गए कि वो खुद अपना डोमेन बर्बाद कर रहा है, उसको पैसे मिलेंगे ही नहीं सिवाय उस डोमेन को बर्बाद किए। ये ब्रिटिशर्स सारी कॉलोनीज में ये सिस्टम छोड़ के गए।
समझ रहे हैं? अगर कोई पॉलिटिशियन आया इलेक्ट होके और उसने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए तो नेक्स्ट टाइम किस बात के वोट मांगेगा? सो अंडरस्टैंड कि ये एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म, अब 15 फैमिलीज 15 डिजाइन के शर्ट बना रही है, तो कहीं से एडम स्मिथ अपना कैपिटलिज्म लेके आया, बोलता है मैं देता हूं डिवीजन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तुम तुम्हारे 14 डिजाइन्स मार्केट में से हटा लो, तुम्हारा पैसा मुझे दे दो, मैं फैक्ट्री लगाता हूं, तुम मेरे जॉबर्स बन जाओ। और जब 95% वेल्थ 5% लोगों के हाथ में आ गई, उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ जो चीजें फ्री में मांग रहा है। तो पॉलिटिशियंस हमें बड़े बुरे लगते हैं जब आके बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वाटर फ्री, बस ट्रैवल फ्री, हमको बुरे लगते हैं। पर क्या हमने ये सोचा कि पहले ही एडम स्मिथ ने 95% वेल्थ 5% लोगों के हाथ में चली गई है जॉब मॉडल के चलते। जब सोसाइटी में इतना डिस्क्रिमिनेशन हो ही चुका है तो वो फ्री में मांगेगा। Why are you surprised? राइट? तो इसका मैं आपको जीवंत उदाहरण मेरे टॉक्स में भी मैं देता हूं, बार बार बताता हूं कि अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर बेचारा एम्प्लॉई है, पैसा किसी और का लगा है, डॉक्टर सिर्फ एम्प्लॉई है। तो एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म के हिसाब से उसने तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, पेशेंट को बीमारी है या नहीं उसने चीर फाड़ देना है उसको, क्योंकि प्रॉफिट अचीव करना है। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉई है, ध्यान रहे। और फिर जब इस हद तक का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है कि वो मनमानी फीस चार्ज कर रहे हैं जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, क्योंकि सबका पैसा लगा हुआ है उस हॉस्पिटल के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर कार्ल मार्क्स का जन्म होगा और प्रधानमंत्री जी को 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड देना ही पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, जब आप एक्सप्लॉयटेशन कर ही लोगे तो कार्ल मार्क्स पैदा होगा। और बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे कि कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ अलग अलग है। वो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का पेमेंट एडम स्मिथ को ही जा रहा है। तो जिन जिन लोगों को इकोनॉमिक्स की स्कूल में पढ़ाया जा रहा है एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म एंड कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ कम्युनिज्म, जब आपको समझ में आएगा कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ कम्युनिज्म, नॉट कार्ल मार्क्स। तो अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे डिबेट चल रही थी कि लाडली बहन योजना हो रही है, बहुत बुरी बात है, टैक्स पेयर को अच्छा नहीं लगता है, मिडिल क्लास वोटर्स को भी अच्छा नहीं लगता है। ट्विटर पे सब बोल रहे थे कि भाई इतना पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम मेहनत करते हैं, हम टैक्स भरते हैं। विरोध नेचुरल है, मुझे भी नहीं पसंद कि क्यों भाई कैश क्यों ऐसे फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन बात हमें ये समझनी पड़ेगी वोटिंग के दिन की रियलिटी की, कि अगर हिंदू वोट करने जाएंगे ही नहीं, आधा से ज्यादा हॉलीडे मना रहा है उस दिन, तो वोटिंग बूथ तक लाने के लिए आपको कैश देना ही पड़ेगा। और ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में वो पार्टीज हैं जो बोल रही है कि हम 10 गुना ज्यादा बांट देंगे, पूरा स्टेट बैंकरप्ट करेंगे। अभी जो कर्नाटका का हाल हो रहा है, उससे पहले केजरीवाल ने जो किया, तो अगर वो 100 गुना बांटने वाले हैं तो 10 गुना 10 टाइम्स कम अगर आप बांट रहे हो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग पावर में आएंगे और पूरा बैंकरप्ट करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरा सरप्लस छोड़ के गए थे इकोनॉमी को, इलेक्ट नहीं हो पाए, अगर उन्होंने बांट दिए होते 2000, काम करके गए, सरप्लस छोड़ के गए और फिर 10 साल पूरा बैंकरप्ट किया गया देश को बांट बांट के करप्शन में। और दूसरा ये भी समझना है कि अगर बांटने की ही बात हो रही है तो एडम स्मिथ कोई कम खा रहा है क्या? जिस बड़े बिजनेसमैन को आप कम रेट पे लैंड दे रहे हो, उसको पीएलआई स्कीम दे रहे हो सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बड़े वाले ऊपर वाले भी तो कैश ले रहे हैं। अच्छा, और जो मिडिल क्लास विरोध कर रहा है कि कैश फ्री में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो अगर हम एडम स्मिथ को पैसा बांटना बंद करेंगे इंडस्ट्री डालने के लिए, तो मिडिल क्लास जॉब कहां करेगा? तो थोड़ी रियलिटीज हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के विपरीत दिशा में जा रहे हैं।
सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल साफ कहता है फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स, जो जिसके लिए ये राज्य जाना जाता है, गुजरात और राजस्थान। एटलीस्ट ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जो फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं। जनरेशनल वेल्थ, लीगेसी बिजनेस, और लीगेसी बिजनेस को सही टाइम पे अगर आपने पेरेंटिंग सही से करी है और नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम सही से किया है तो उसने सही से एक्सपांड भी कर दिया होगा और बिजनेस डाइवर्सिफाई भी कर लिया होगा। ये नहीं किया है तो हम बहुत सारे बिजनेस हाउसेस आज देख रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट जनरेशन को तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो उनको जॉब में जाने दो। ये दिखाता है कि पेरेंटिंग कितना एब्सेंट है, और मोर प्रिसाइसली फादरिंग कितना एब्सेंट है। फादर को पता ही नहीं कि उसका कुछ रोल है, उसको लगता है खाली बिल पे करना है मैंने। फादरिंग का रोल ही नहीं पता जिसको, क्योंकि 30 साल से स्क्रीन पे जो फादर दिखाया जा रहा है बेचारा साइड पे ऐसे ही खड़ा है सीरियल में और सारी लेडीज फाइट किए जा रही है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस फादरिंग के रोल का है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को लाइफ स्किल्स के लिए जिसने ग्रूम करना है, अगर वो खाली कैश कलेक्शन में बिजी है तो जो पूरा वेल्थ जो आपने एक्यूमुलेट किया उसका फिर कोई मतलब नहीं है। दादाजी बेचारे पैर घिस घिस के थक गए, पूरा एम्पायर खड़ा किया, और बच्चा आइडिया लेके आता है ये बिजनेस बेच कैसे दूं। वो बोल रहा है मेरे को स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप करना है, कैसा करना है? कुछ ऐप बना दूंगा और 1.5 साल में बेच दूंगा वो ऐप। बेचने का, बनाने से पहले बेचने का आइडिया है उसके पास। समझ रहे हैं? तो ये दिखाता है कि कितना फादरिंग एब्सेंट है। और ये जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स पे आएंगे, क्योंकि बहुत सारा इसका लिंकेज जियोपॉलिटिक्स से है, तो ये पूरा क्लासरूम टू जॉब मॉडल जो सेट किया गया देशों को बर्बाद करने के लिए, उसके पीछे सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी पाउंड और डॉलर, इन दोनों का बहुत महत्व का रोल था। इन्होंने जिस प्रकार से करेंसी का गेमिंग किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा तबाह किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा तबाह किया, डिफेंस और स्पेस हमारा डेवलप नहीं होने दिया, तो एक फेक पूरा आईटी सेक्टर खड़ा किया गया यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में से, और डॉलर की सैलरीज छाप छाप के बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई खड़े किए गए। बोला गया कि तुमको डॉलर की सैलरी मिलेगी, तो हमारा पूरा मेरिट वो कूली वाले काम पे लग गया। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए पेमेंट डॉलर वाली हुई, ना डिफेंस डेवलप हो पाया, ना स्पेस डेवलप हो पाया, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना एग्रीकल्चर। तुम्हारे बाकी सारे सेक्टर डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फेक आईटी सेक्टर खड़ा किया गया, और हमारी आईटी सेक्टर की कंपनीज ये सोच रही थी कि हम अमेरिका को बेवकूफ बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम फेक इनवॉइसेस बिलिंग आवर्स के सबमिट कर रहे हैं और हम उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो थोड़ा हमें जियोपॉलिटिकली क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं इस राष्ट्र में ये समझने होंगे। अभी रिसेंटली डॉग वाला इशू चला कि स्ट्रे डॉग्स छोड़े जा रहे हैं, और इतने सारे यूथ हैं, 2 कंट्रीज में वो लोग अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों कंट्रीज में फैमिली मेंबर्स को हटा के कुत्ते बिल्ली घर में घुस चुके हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, यंगस्टर्स को ये जानना जरूरी है कि डीप स्टेट क्या प्लान कर रहा है भारत के लिए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में फैमिली मेंबर्स को हटा के कुत्ते बिल्ली घर में घुस चुके हैं। तो एक तो बर्थ रेट पूरा जा चुका है, उस पर से सिंगल चाइल्ड से डिवोर्स रेट्स, और अब कुत्ते बिल्ली। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फंड कर रहा है। कौन फंड कर रहा है? डीप स्टेट की टूलकिट कंपनीज जो पेट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे खिला के कुत्ते छुड़वा रहे हैं आपके एरियाज में, स्ट्रे डॉग्स जिसको बोला जाता है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि पेट डॉग्स वाले फोटो आप डालो सोशल मीडिया पे। फिर ये जो यंगस्टर्स हैं उनको बेवकूफ बना के, इमोशनल करके
ये एक वीक तक वो स्ट्रे डॉग को खाना खिलाएंगे, फिर घर पे आके जिद करेंगे कि मेरे को ब्रीड चाहिए। उसको देसी वाला नहीं चाहिए, उसको ब्रीड वाला ही चाहिए, जो सोशल मीडिया पे देखा था वही। अब क्योंकि सिंगल चाइल्ड है तो कभी किसी से शेयरिंग कुछ किया नहीं उसने, सिबलिंग्स थे ही नहीं, उसके भाई बहन कुछ है ही नहीं, सारा दादा दादी का सारा रिसोर्सेज उसका है, नाना नानी का पैसा भी उसी का है, किसी से कभी कुछ शेयर किया ही नहीं, तो ह्यूमन के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है उसको आता ही नहीं है। तो कुत्ता बिल्ली को टॉर्चर कर रहा है वो 5th फ्लोर पे ले जाके घसीट के। ये चल रहा है, ये चल रहा है हमारी Tier 1 सिटीज में, ये चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों में जो डॉग बाइट्स के बाद जो दवाई लगती है वो वाली कंपनी और पेट इंडस्ट्री, ये दोनों की दोनों अपने प्रॉफिट्स के लिए फैमिली मेंबर्स को घर से हटा चुकी है। डीप स्टेट क्या क्या कर रहा है ये आपको समझना है। इंडिया यूएस की डील अभी अटकी हुई है, ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। स्पेशली आईटी सेक्टर वाले जिनको लगता है शायद बच जाएंगे, वो बहुत उनको लगता है कि बच जाएंगे शायद, बोलते हैं जल्दी डील हो जाए। डील क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि डायबिटीज की कंपनी ने एमओयू करके रखा है क्रॉप साइंस की कंपनी के साथ, दोनों ने मिलकर ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन फंड किया है और ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हम इंडिया में घुसाएंगे, सबको डायबिटीज ब्लड प्रेशर होगा, आपको लाइफ टाइम कस्टमर मिलेगा। यहां से भारत कह रहा है ये जीएमओ सीड्स हम नहीं लेंगे। समझ रहे क्या चल रहा है? तो वर्ल्ड का कॉमन प्रॉब्लम जो ये क्राइसिस आने वाला है, जो मैं बताता हूं, वो क्राइसिस क्यों आने वाला है, उसका सिंपल कारण ये है कि मुझे बिना कुछ किए किसी और के बिजनेस में पैसा लगाना है और मुझे रिच हो जाना है। इस आइडिया की वजह से आज विश्व में इतने सारे लोग ऐसे हो गए जिनको बिना कुछ काम किए रिच बनना है। और अब रियलिटी में जिसको हाथ पैर यूज करके कुछ रियल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, वैसे लोग अब बचे ही नहीं है। इस वजह से ये क्राइसिस आ रहा है जो आने वाला है। समझ रहे हैं? तो अब मैंने अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल ने किसी मरीज का ऐसे ही फाड़ देना है बॉडी प्रॉफिट के लिए, क्योंकि पैसा डॉक्टर का तो लगा नहीं, वो तो बेचारा एम्प्लॉय है, उसको तो प्रॉफिट का टारगेट दिया गया है, सैलरी ले रहा है, उसको तो करना ही पड़ेगा वो टारगेट अचीव। समझ रहे हैं? तो ये दोनों जो मॉडल्स हैं एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स के, ये दोनों के दोनों मॉडल्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या विक्टिमहुड, दो में से एक की वजह से 60% डिवोर्स रेट्स तक पहुंच चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, 60% और दूसरे की वजह से चाइना में पूरा का पूरा उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाया जा रहा है लेबर एब्यूज करके। तो एक जगह पे करेंसी प्रिंटिंग हो रही है तो डेमोनिक लेवल पे कंजम्पशन चल रहा है करेंसी छाप के, और दूसरी जगह डेमोनिक लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है लेबर को एब्यूज करके। एक कार्ल मार्क्स और एक दूसरा एडम स्मिथ। और इन दोनों को भारत से प्रॉब्लम है, गुजरात और राजस्थान से तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये ही एक फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स है जो बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के अपना इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, बिना किसी के एक्सप्लॉयटेशन के, और वो होता है जनरेशनल वेल्थ। तो अब आप तय कर लो कि क्या दादाजी आपको एक्सप्लॉइट करे, कोई अननोन बॉस करे, या आपको कम्युनिस्ट स्टेट चाहिए जो आपको एक्सप्लॉइट करे। तीन में से एक तो एक्सप्लॉइट करेगा, आप तय कर लेंगे कौन करेगा। समझ रहे हैं? एटलीस्ट दादाजी के केस में वेल्थ तो आपके घर में रहेगी। तो दादाजी बड़े इनको पेट्रियार्क लगते हैं, बोलते हैं बड़े पेट्रियार्क, मैं पैसे मांगने जाता हूं, दादाजी पैसे नहीं दे रहे, मैं क्यों फैमिली बिजनेस में काम करूं। तो बैंक आपको बड़ी अच्छी लगती है जब एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है, तब तो मुंह नहीं बनाते आपके बैंक ने रिजेक्ट कर दी लोन है। दादाजी कुछ 1 घंटा ज्यादा बैठने को बोलते हैं फैमिली बिजनेस में, तो दर्द आ रहा है बड़ा पेट में, एम्प्लॉयर बिठा रहा है 5 घंटे एक्स्ट्रा तो मजे आ रहे हैं बड़े, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है? तो तय कर लें कि आपने करना क्या है, बिकॉज ये सारी कंपनीज अब बोल रही हैं कि हम एआई लगाएंगे, हमको एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताएं, जो कंपनी एआई और ऑटोमेशन लगाने वाली है और जॉब भी नहीं देने वाली, और मेरे पेरेंट्स उसके स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं,